देखिए आज क्लास 10 साइंस 2025 बोर्ड पेपर में जो वो विकल्पीय प्रश्न आते हैं उसको हल करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, एक उत्तर लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच एक छड़ रखा गया है। छड़ का प्रतिबिंब है। तो देखिए यहाँ पे जो उत्तर लेंस होते हैं, मान लीजिए आपका उत्तर लेंस है, ठीक है। यह आपका प्रकाशिक केंद्र सी है और यहाँ पे मान लीजिए फोकस है, ठीक है। तो यानी फोकस और वक्रता यानी प्रकाशिक केंद्र के बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं तो पहली किरण सीधे लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ मान लीजिए द्वितीय फोकस है, या द्वितीय फोकस है वो सीधा चला जाएगा। तो सरका को प्रकाशिक केंद्र से लेके जाएंगे सीधे। यह दोनों किरण आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए इसको हम पीछे बढ़ाते हैं आभासी करते हुए, ठीक है। तो ये दोनों किरण पीछे एक दूसरे से मिलेंगी, आभासी में मिलेंगी। इसका मतलब कि सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा बनेगा। देखिए आभासी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन, ठीक है। आभासी सीधा और बड़ा बनेगा, ठीक है। बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं। दिया इसमें दूसरा का क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए वक्रता त्रिज्या को r से दिखाते हैं और r बराबर होता है 2 जब फॉर्मूला होता है, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी 2 गुणित 10 यानी 20 आ जाएगा। यानी आपका 20 ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 20 ऑप्शन आपका 20 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को चित्र द्वारा दिखाया गया विचलन कोण। विचलन कोण को हम लोग डेल से प्रदर्शित करते हैं, डेल। देखिए इसमें होता है क्या है कि मान लीजिए विचलन कोण किसे कहते हैं कि यह आपतन, जो यहाँ पे आपतित किरण है, और इसको बोलते हैं निर्गत किरण, जो प्रिज्म से बाहर जा रही है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनते हैं उसी को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। तो यह आपतित किरण जा रही है और ये ऐसे मुड़ गई, मतलब इसके बीच में जो यह कोण बन रहा है, देखिए हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं, आपका जो कोण बना है इसी को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए सीधे जा रही है और ये भी एक मान लीजिए समांतर सीधे जा रही है यहाँ पे। तो इसके जो बीच में यह जो डेल्टा जो दिखाया है, यही आपका यहाँ पे डेल्टा हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका डी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डेल। यही जो आपका डेल है, यही वाला कोण यहाँ पे बनेगा, दोनों बराबर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। बोला गया इसमें चौथा क्वेश्चन में, तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण है। देखिए जो तारे टिमटिमाते हैं आकाश में वो किसके कारण होता है। तो इसमें लिखा पहला वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन, बी नंबर तो गलत है। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के कारण तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश अलग अलग माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होता है, उसी घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश वायु में आता है तो आकाश में अलग अलग घनत्व वाली वायु होती है, इसलिए बार बार अपवर्तन होता है प्रकाश का, ठीक है। तो इसके कारण तारे टिमटिमाते वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन इसमें दिया है कि विद्युत परिपथ में, ठीक है, कुछ अवयव दिए हैं, उसके सामने कुछ चित्र दिए गए हैं, मिलान करना इसमें इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए मिलान वाला में जो होता है यहाँ पे, इसमें देखिए लिखा है, इसमें ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं कि जो आपको इसमें ऑप्शन आ रहा है, मान लीजिए कि हमको प्रतिरोध आ रहा है इसमें, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा, यही सिंबल है। तो देखिए प्रतिरोध दूसरा का किस पे जा रहा है, पहला। देखिए दूसरा का दूसरा है तो पहले गलत हो गया, दूसरा का पहला, दूसरा का पहला, दूसरा का पहला, तीनों में है। अब इसमें देख लेते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर या विद्युत सेल, जो विद्युत सेल होता है यहाँ पे विद्युत सेल का हम जानते हैं कि यही वाला होता है। तो चौथा का कौन सा सही है, चौथा का आपका दूसरा सही है। तो इसमें देख लेते हैं चौथा का तीसरा सही है, गलत हो गया।
चौथा का चौथा ये भी गलत हो गया, चौथा का चौथा ये भी गलत हो गया। देखिए चौथा का दूसरा सही है, इसका मतलब कि आपका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। ठीक है, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए इसमें आगे देखते हैं। इसमें आप 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है। ठीक है, इसी पदार्थ यानी पदार्थ से में अन्य तार की लंबाई जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुनी तथा व्यास आधा किया जा रहा है, दूसरा तार का प्रतिरोध बताइए। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे देखेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे समझा रहे हैं। यहाँ पे जैसे इसमें दिया है कि मान लीजिए पहला तार उसकी लंबाई यल है। ठीक है, बाद में इसको क्या कर दिया है, उसकी लंबाई दोगुना कर दिया है 2l। ठीक है, और उसका जो त्रिज्या है यानी व्यास, व्यास मान लीजिए d है। अब d को व्यास को आधा किया जा रहा है, आधा यानी त्रिज्या भी आधा हो जाएगी। जब व्यास आधा हुआ तो त्रिज्या भी आधा हो जाएगी। इसका फार्मूला होता है कि R बराबर, जैसे नए तार का प्रतिरोध निकालना, R डैश बराबर, इसका फार्मूला होता है रो यल अपान में ए का मतलब होता है तार बेलनाकार होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है यहाँ। यानी अगर हम देखें यहाँ पे तो आर बराबर, देखिए लंबाई जो होता है दोगुना कर रहे हैं यहाँ पे, यानी आर डैश बराबर देखें तो लंबाई दोगुना है, जो यल है उसको 2l किया जा रहा है। अब पाई आर है तो इसका त्रिज्या आधा हो जा रही है क्योंकि आधा कर रहा है व्यास। इसका अगर हम वर्ग करेंगे फार्मूला के अनुसार आर स्क्वायर है, अगर इसको हम वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2l, यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है पाई है, यहाँ पाई है। आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा, 4 ऊपर जाके गुणा करेगा 8 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 8l हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी देख रहे हैं, अगर यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ इसका मान होता है 2 दिया है, यल अपान पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 2, यानी 8 गुना हो जा रहा है। पहले प्रतिरोध कितना हो जाएगा 8 गुना। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि दूसरा प्रतिरोध का मान कितना होगा, तो 8 गुना मतलब 8 दूना के 16। पहले तार का प्रतिरोध 2 दिया है तो उसका 8 गुना करेंगे तो 8 दूना के 16, यानी इसके जगह पर अगर हम 2 रखते हैं तो 2 रख के गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16 आएगा। अगर इसमें हम देखें कौन सा सही होगा, तो इसमें 16 दिया है, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर 16 हो जाएगा। 8 आएगा लेकिन 8 गुना आएगा, पहले तार का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 गुना के 16 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं 7 नंबर में बोला जा रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण, यानी उसको घुमाएंगे तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किसके द्वारा हम लोग निकालते हैं, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। देखिए इसमें दिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो होता है ये मोटर में प्रयोग किया जाता है, और मोटर में उसके घूमने की दिशा और उस पे चालक पे, जो उसमें चालक लगा होता है उस पे कितना बल किधर लग रहा है, बल की दिशा को पता करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। लेकिन फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो होता है जनरेटर में प्रयोग किया जाता है, और जनरेटर को घुमाते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो घूर्णन के कारण विद्युत धारा जनरेटर में होती है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर में लगाते हैं हम लोग, क्योंकि जनरेटर को चालू करने के लिए दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। इसलिए आप लोग याद रखेंगे कि जनरेटर में धारा को पता करने के लिए, धारा की दिशा पता करने के लिए दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि CH3COOH का IUPAC नाम। देखिए CH3 जो होता है, CH3COOH जो होता है यहाँ पे, यह सिरका है, प्रकार का एसिटिक अम्ल है, लेकिन ये तो साधारण नाम है। लेकिन जब इसका IUPAC नाम पूछेगा तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल।
H3COOH कार्बोक्सिलिक समूह लगा है ना, तो इथेनोइक अम्ल हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर में दिया है आपका, निम्नलिखित में कौन एल्काइन का सूत्र है। एल्काइन के सूत्र में जो होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखिए इसमें आपका डी नंबर में ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर में आपका एल्काइन। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसमें दिया है ट्रिपल बॉन्ड, इसमें दिया है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिया है ना। अब आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया है, एक पूर्ण उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, इसमें आपका करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए Na2CO3 10H2O का प्रचलित नाम है। देखिए यह आपका किसका सूत्र है, धावन सोडा का सूत्र है, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, धावन सोडा 10H2O होता है ना, धावन सोडा है, सोडियम कार्बोनेट है, हेमी इसको बोलते हैं डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका साधारण इसमें रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में क्या बोला जा रहा है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक यौगिक भाग लेते हैं, ठीक है, और उत्पाद के रूप में कोई एकल उत्पाद बनता है, ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो कार्बन को जब हम वायु में जलाते हैं, जब कार्बन को हम लोग वायु में जलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे CO2 बनता है, ठीक है, CO2 बनता है। यानी यहाँ पे देखिए दो चीजें और यहाँ पे एक चीज का निर्माण हुआ है, इसलिए आपका यहाँ पे तो करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से विक्रिया, जब जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से विक्रिया करेंगे तो ये तो आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाएगा, इसमें दो चीज मिलेगा, यानी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, देखिए इसमें 13 नंबर, निम्न में क्षारीय धातु है। तो मेंडलीव की और सारणी में जो पहला वर्ग है, जो खड़ी लाइन है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु। इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे एक होता है Be बेटा मांगे, Mg होता है, ठीक है, बेटा मांगे कार, Ca कार हो जाएगा, स्कूटर यस स्कूटर, Ba बाप रे, ठीक है, यहाँ पे बाप रे हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए Ca इसमें आ गया, बेटा मांगे कार स्कूटर Ca, तो इसमें देखिए Ca ऑप्शन इसमें दिया गया है, सी ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, क्षारीय धातु होता है कैल्शियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में बोला गया मनुष्य में, ठीक है, वृक्क एक तंत्र का भाग है। किडनी जो होता है, किडनी से, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन किया जाता है, जैसे यूरिया को उत्सर्जन किया जाता है, तो यहाँ पे उत्सर्जन से संबंधित है, इसमें ऑप्शन कौन सा सी नंबर सही हो जाएगा, उत्सर्जन। अब चलिए इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर में क्या दिया, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क सोचने के लिए भी होता है और आपका हृदय स्पंदन के लिए भी होता है यहाँ पे, ठीक है, शरीर संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद प्रोटीन, देखिए प्रोटीन तो होता नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पायरुवेट हो जाएगा, फास्फेट, फ्रुक्टोज। देखिए ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं, ग्लूकोज को तोड़ने की क्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है, और यह कोशिका द्रव्य में जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, उसी क्रिया को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो जब ग्लूकोज टूटता है तो पायरुविक अम्ल में टूटता है, तो यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पायरुवेट अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, पुंकेसर। इसमें देखते हैं पुंकेसर होते हैं, तो पुंकेसर जो होते हैं आपका, पुंकेसर को हम लोग बोलते हैं पौधे का यह नर भाग होता है,
पौधे का नर जनन अंग होता है। नर जनन अंग को पुंकेसर कहते हैं। तो पुंकेसर में आपका परागकोश भी होता है और आपका तंतु भी होता है, और इसका मतलब कि दोनों सही हो जाएगा आपका। इसमें पुंकेसर में दोनों पाए जाते हैं, परागकोश। मान लीजिए आपका पुंकेसर है इस तरह से, ठीक है, पुंकेसर में इस टाइप से होता है यहाँ पे पुंकेसर, ठीक है। इसको परागकोश बोलते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं तंतु, फिलामेंट। इस पूरे भाग को हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसमें मेंडल, 18 नंबर देखते हैं। मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। तो मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो यहाँ पे गिरजाघर से इन्होंने, क्योंकि गिरजाघर में इन्होंने पादरी के पद पे नियुक्त थे यहाँ पे, तो गिरजाघर से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा को इन्होंने प्राप्त की थी। उसके बाद इसमें देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। मेंडल जो है, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है। यहाँ बोला गया शुद्ध बौना, तो शुद्ध बौना के लिए स्मॉल हम लोग लेटर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए शुद्ध, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल टी दिया है, तो आपका शुद्ध बौना हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में कौन शीर्ष मांसाहारी है? शीर्ष मांसाहारी जानवर उसे कहते हैं जो अन्य जानवरों का मांस खाते हैं, ठीक है, और उन्हें कोई नहीं मारता है, ठीक है, तो शीर्ष मांसाहारी होते हैं। हिरन, देखिए हिरन को बाघ मार देगा, मेढक भी नहीं है, सांप भी नहीं, बाघ। इसमें बाघ, शेर, चीता, आप आकाश में देखेंगे बाज, नदियों में आपके घड़ियाल भी जाते हैं आपका, ठीक है। तो यहाँ पे शीर्ष मांसाहारी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। 20 नंबर हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लिखित क्वेश्चन है, ठीक है, लिखित क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा लिखित क्वेश्चन। देखिए इसमें तो स्पष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, इस पीडीएफ को हम अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा।